फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे 67th बीपीएससी प्लस सीडीपीओ जो आगामी एग्जाम आपका होने वाला है, उसके लिए बिहार का जो सेक्शन है, जहाँ से आपका 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये घटना चक्र की बुक है बिहार तथ्यसार। ये एक तरह से रिवीजन के तौर पे रहेगा और ये लेटेस्ट बुक है 2022 की, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इसमें एक सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका दूसरा सेशन है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, बिहार का हिस्ट्री, जो कि आपका स्टार्टिंग ये सेशन रहेगा प्राचीन इतिहास का। उसके बाद फिर आपका मध्यकालीन और सीक्वेंस वाइज, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पहले सेशन में। तो चलिए आज का इस सेशन शुरू करते हैं और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार का इतिहास, तो प्राचीन इतिहास से, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप बिल्कुल इस सेशन को पूरा देखिए, एक एक पॉइंट को देखिए जो हाईलाइटेड है बुक के द्वारा भी आपको हाईलाइट करके दिया गया है और मैं उसको मार्क करके बताऊंगा। तो आप उसको 2 बार 3 बार सुनिएगा तो आपको बिल्कुल एक तरह से दिमाग में फिट हो जाएगा, तो आप एग्जाम में इजीली उसको सॉल्व करके ले जाएंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा है इसमें चिरांद, जो कि सारण जिला में है, और चेचर जो है वैशाली जिला में है। यहाँ से नव पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण में मिलती है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन इतिहास का जानकारी कहाँ से, तो अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में ब्रात्य रहते थे, किंतु ध्यान दीजिए ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे। देखिए क्या है, अथर्ववेद में बोला गया है और ये पंचविंश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में ब्रात्य रहते थे, बट ऋग्वेद से पता चलता है कि सबसे प्राचीन वासी यहाँ के कौन थे, क्षत्रिय थे। उन्हें आर्य हे दृष्टि से देखते थे क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी बिहार का आर्कोलॉजिकल साइट या खोज जितने भी किए गए हैं उसमें इन्हीं का योगदान है, तो इस नाम को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो देखिए कनिंगम ने बोधगया में बोधगया मंदिर को खोजा, इंपॉर्टेंट है, पहले के एग्जाम में पूछा गया है। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन हिनसंग और फायान ने किया है। ध्यान रखिएगा, इसका वर्णन किसके द्वारा किया गया, तो हिनसंग और फायान। किसका वर्णन, तो ये जो गिरियक की पहाड़ी में इंद्रशिला गुफा का जो पता लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था। ध्यान रखिएगा, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। तो देखिए ये आपसे पूछा जाएगा कि जो नालंदा प्राचीन नालंदा महाविहार है वो किस गांव के पास है या किस गांव में है, तो ध्यान रखिएगा बड़गांव। जो एरिया है, स्थल है, उसका नाम क्या है, बड़गांव। तो इसका किसके द्वारा पता लगाया गया था, तो कनिंघम के द्वारा। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए, ध्यान रखिएगा 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सा, तो देखिए जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है, मतलब कि जो 2 अभिलेख प्राप्त हुए उस पर नालंदा के बारे में उत्कीर्ण है, यानी कि उस पर वर्णित है नालंदा के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशो बर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की। नेक्स्ट पॉइंट है कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। तो सारा ये काम कनिंघम के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया राज के अशोक स्तंभ भी कनिंघम ने पता लगाया। तो देखिए ये काफी फेमस है, ये लौरिया राज, तो इसका भी पता कनिंघम के द्वारा लगाया गया था, ध्यान रखिएगा। अब है उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आधुनिक राजगिरी और गया के पास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। तो जो आज गया जो है और प्लस ये राजगिरी, उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलता है, तो अथर्ववेद में वो वर्णित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हर एक पॉइंट को ध्यान से दीजिए, देखिए समय देकर। एक तो रैपिड रिवीजन है, फिर भी आपको पॉइंट को एक भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली, देखिए असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। तो असुर माया नामक एक प्रथम जो थी, प्रथम चिकित्सक थी, स्त्री चिकित्सक, उसने किया था कोढ़ को हटाने वाली औषधि का, ध्यान रखिएगा। थोड़ा अलग है, पहले के एग्जाम में तो मेरे हिसाब से नहीं पूछा गया है, जहाँ तक मैंने 20 सालों का प्रश्न देखा हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो मिथिला में आर्यों का प्रवेश कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। यानी कि पहला रिपब्लिक पूछा गया ये क्वेश्चन कौन सा है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वैशाली है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विदेह माधव। विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे, ध्यान रखिएगा। विदेह माधव की कहानी कहाँ मिलती है, तो सतपथ ब्राह्मण में, और विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। तथा वैश्वानर यानी कि अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे, ध्यान दीजिए पॉइंट को। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदानीरा, सदानीरा किसको कहते हैं, बिहार की वर्तमान गंडक नदी को, तो नदियों की जलाती हुई सदानीरा के तट पर ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सदानीरा के तट पर आए। सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी, ध्यान रखिएगा। तो सदानीरा किस नदी के बारे में बोला जा रहा है, तो आज वर्तमान का जो गंडक नदी है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है सदानीरा देकर कि ये वर्तमान में किस नदी का नाम है, तो ध्यान रखिएगा वो गंडक नदी का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार के 3 महाजनपद, बिहार के 3 महाजनपद कौन कौन से थे, तो मगध, बज्जी और अंग। और इसका वर्णन कहाँ से मिलता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगुंतकर ने कहा है, जो कि एक बौद्ध साहित्य है, और दूसरा भगवती सूत्र जो कि एक जैन साहित्य है। तो देखिए 16 महाजनपद था, उसमें से 3 बिहार में थे। तो ये थे, इसका वर्णन कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है एक बौद्ध साहित्य है जिसका नाम अगुंतकर निकाय है, वहां से मिलता है, और एक जैन साहित्य है जिसका नाम भगवती सूत्र है, इससे मिलता है। नेक्स्ट है अब आपका अंग, आधुनिक। देखिए तो अंग जो है वो उसका एरिया क्या था आधुनिक में, अभी एट प्रेजेंट क्या एरिया है इसका, तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर जनपद जो भी है वही आपका अंग है। और इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन। तो अंग की राजधानी चंपा थी, और बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था, ध्यान रखिएगा, पूछा गया। बिंदुसार बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होना है। तो बिंबिसार जो था वो इसे मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट है अब आपका बज्जी संघ। मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, बज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। बज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, ध्यान रखिएगा। बज्जी संघ में सबसे प्रबल यानी पावरफुल कौन थे, तो लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी, ध्यान रखिएगा। लिच्छवी का राजधानी कहाँ था, वैशाली। ये भी प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस में। जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव था। नेक्स्ट पॉइंट है, विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, और इसकी राजधानी मिथिला थी। विदेह की राजधानी मिथिला थी, ध्यान रखिएगा, और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है यहाँ से,
जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, उसको हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे, कब, किसकी अध्यक्षता में और कौन शासक था और महत्वपूर्ण कार्य उसमें क्या हुए थे। तो देखिए, प्रथम हुआ था आपका राजगृह में। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा ये। तो प्रथम राजगृह में हुआ था कहाँ, सप्तपर्णी गुफा में। और ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस समय उसके अध्यक्ष जो थे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और शासक उस समय के थे अजातशत्रु, ध्यान रखिएगा उनका वंश भी हर्यक वंश से थे वो। और महत्वपूर्ण इसमें कार्य क्या हुआ, तो देखिए, विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन हुआ। कौन से संगीति में, किस बौद्ध संगीति में विनय पिटक सूत पिटक का संकलन हुआ, ध्यान रखिएगा प्रथम में हुआ। आप इसको 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए, बोलिए, आपको वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको याद कर लीजिए, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा गया है। चलिए द्वितीय देख लेते हैं। द्वितीय कहाँ हुआ, वैशाली में। और ये कब हुआ, तो 383, ध्यान रखिएगा, पहला 483 ईसा पूर्व में और दूसरा 383 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी। और इस समय जो शासक थे वो थे काल अशोक, जो शिशुनाग वंश थे। और इसमें महत्वपूर्ण कार्य हुआ, बौद्ध धर्म अस्थावीर एवं महासांधिक में विभाजित हो गया, यानी कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। नेक्स्ट है आपका तृतीय, यानी कि तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ, तो पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था इसका। और ये 247 ईसा पूर्व में हुआ। और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीस, ध्यान रखिएगा, पहले के महाकश्यप, दूसरे के सर्वकामी, तीसरे के मोगली पुत्र तीस। और इस समय जो शासक थे तो अशोक थे मौर्य वंश से। और इस समय जो कार्य हुआ वो तीसरा पिटक, देखिए पहला में 2 पिटक बना, फिर तीसरा में तीसरा पिटक बन गया। तो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, जोड़ा गया। नेक्स्ट है चतुर्थ। इस ये आयोजन कहाँ हुआ था, कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी इसका आयोजन। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष भी कभी कभी अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। किसी किसी बुक में दोनों को अध्यक्ष दे दिया गया है, पर ध्यान रखिएगा वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। शासक इसके कनिष्क, जो कि कुषाण वंश थे। और यहाँ पे अब महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। अब इसको देखिए, आप लोग को किसी भी तरह याद रखना होगा। शासक के लिए मैं बता देता हूँ इसको, अका अक याद रख लीजिए। ये अ फॉर अजातशत्रु, का फॉर कालशोक, अ फॉर अशोक। बस ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु पहले आएगा, अशोक बाद में। और फिर यहाँ पे का फॉर कनिष्क। तो चलिए, अब ये हम लोग देख लिए बौद्ध संगीति, वीवीआई कर लीजिए इसको। आपको यहाँ पे जितना सारा ब्लॉक में जो भी डेटा है आपको सब ध्यान में रखना है। कुछ भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण तथ्य भी पूछा जा सकता है, शासक भी पूछा जा सकता है, अध्यक्ष भी पूछा गया है पहले, और टाइम पीरियड भी, टाइम पीरियड थोड़ा कम पूछा गया है बट पूछा गया है। और स्थान तो एकदम महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति यहाँ पे नोट में दिया गया है। ये जो तीनों हुआ था वो बिहार में हुआ था, बट चौथा बिहार में नहीं हुआ था। तो आपको अब क्वेश्चन फ्रेम इस तरह से भी किया जा सकता है कि इनमें से कौन सा वो स्थान है जहाँ पे बिहार का वो कौन स्थान था जहाँ पे बौद्ध संगीति नहीं हुई थी। तो ध्यान रखिए, कुंडलवन बिहार में नहीं बल्कि कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपका जैन संगीतियाँ। 2 ही है इसमें, उस बौद्ध में ध्यान में रखिएगा 4 थे, इसमें 2 है। तो इसमें पहला जो हुआ था वो हुआ था आपका कहाँ, पाटलिपुत्र में। और ये कब हुआ था, तो 310 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय के राजा या शासक थे। जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया और 12 अंगों का संपादन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में, तो दिगंबर बोलते हैं दिग जिसका अंबर, यानी कि जो वस्त्र का धारण नहीं करते हैं, और श्वेतांबर जो सफेद सफेद वस्त्र का धारण करते हैं। तो इस तरह से 2 भागों में प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म के विभाजन हो गया। और साथ में 12 अंगों का संपादन किया गया।
द्वितीय जो हुआ वल्लभी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वल्लभी बिहार में नहीं है बल्कि गुजरात में है, और ये 512 ईस्वी पूर्व में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रमण। और यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया। अब आगे देखिए, जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम लोग वन लाइनर के तौर पे यहाँ पे देखते जाएंगे। सारे डेटा को आप ध्यान में रखिएगा। पहले, सबसे पहले महात्मा बुद्ध, जीवीआई कर लीजिए, बिहार का एग्जाम में बुद्ध से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। तो चलिए, जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कुल कुल इनका क्या था, शाक्य कुल था। मृत्यु कब हुई, तो 482 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है, ध्यान रखिएगा। और बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ध्यान रखिएगा। पिता का नाम धन, माता महामाया, मौसी सौतेली माँ, प्रजापति गौतम। पूछा गया है, अरे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। रिवीजन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके काम का नहीं है, जहाँ पे नहीं रहेगा मैं उसको बिल्कुल आगे बढ़ जाऊंगा, स्किप कर दूंगा या फिर आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो जो नाम दिया गया उसको ध्यान से देखिए। पिता का नाम शुद्धोधन, माता महामाया, और मौसी सौतेली माँ जो थी प्रजापति। इन्होंने ही पाल पोस कर बुद्ध को बड़ा किया था, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई इनके बुद्ध के जन्म के बाद। पत्नी का नाम था, देखिए बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। बहुत सारे हिस्टोरिकल बुक में बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना भी आदि उनका नाम मेंशन है। पुत्र का नाम राहुल। तो देखिए, 29 वर्षों में गृह त्याग, 29 वर्षों में उन्होंने घर छोड़ दिया था। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं महाभनिष्क्रमण। और 35 वर्षों की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्षों तक की तपस्या की। कहाँ किया गया था तपस्या, ध्यान रखिएगा, निरंजना नदी, निरंजना नदी जो कि बोध गया में है। अगर निरंजना नहीं तो आपको फल्गु भी दिख जाएगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में अगर इस तरह से प्रश्न पूछा गया तो वो निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वो तपस्या किए थे, ध्यान रखिएगा। तो वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल, देखिए आगे आ गया, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद वो तथागत एवं बुद्ध कहलाए। तो ध्यान रखिएगा, निरंजना की जगह जगह आपको कभी फल्गु ही बोला जाएगा। एट प्रेजेंट जो रिवर है उसको फल्गु बोलते हैं। तो दो नदी है ऐसे आके मिलता है बोध यहाँ के थोड़ा सा पहले। एक को निरंजना है, और एक को क्या नाम है, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए, कमेंट करके। और यहाँ से फिर मिल के ये दोनों जो आगे चली जाती है वो, उसको हम लोग बोलते हैं फल्गु, ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन कहलाए, तो गौतम बुद्ध कहलाए, ध्यान रखिएगा। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है बौद्ध धर्म में, तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म के, क्योंकि आने वाले आगे हम लोग जैन धर्म के भी त्रिरत्न पढ़ेंगे। अब आगे है यहाँ पे बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या है 4 आर्य सत्य, ऑप्शन में देख के ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का आर्य सत्य नहीं है। तो ध्यान रखिए, दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोग गामनी प्रतिपदा। अब है अष्टांगिक मार्ग, इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको एक बार। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, और सम्यक व्यायाम, और सम्यक स्मृति, और सम्यक समाधि। आप लोग में से जो भी ये समझ में आता है कि इसका मतलब क्या होता है, वो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसको प्रिंट कर दूंगा ताकि और लोग भी इसको समझ सके। इसके बारे में अगर डिटेल आप लोग में से किसी कोई भी जानते हैं तो बिल्कुल आप बताइए। चलिए नेक्स्ट है प्रतितय समुत्पाद, बुद्ध के उपदेशों का सार है। ध्यान रखिएगा, ये दे दिया जाएगा ऑप्शन और बोलेगा ये किसका उपदेश का सार है। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, बुद्ध का है। क्या नाम है, प्रतितय समुत्पाद। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे महावीर के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 599 ईसा पूर्व में।
वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कुल इनका क्या था, तो ज्ञात्रिक था, ज्ञात्रिक या ज्ञात्रिक जो बोलिए। अब मृत्यु इनकी हुई थी 527 ईसा पूर्व में, कहाँ, तो पावापुरी में। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, ध्यान रखिएगा। और ये जो थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी। पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था प्रदर्शना और जमाता नाम था जमाली। 30 वर्षों में गृह त्याग, देखिए 29 वर्ष में बुद्ध किए थे, एक ये 30 वर्ष में। और 42 वर्ष की आयु में केवल यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने तपस्या कितना किया, 12 वर्ष। बुद्ध कितना किए थे, 6 वर्ष, ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति द्रिभिक ग्राम के निकट कौन सा नदी, तो ऋजुपालिका नदी, ध्यान रखिएगा। बुद्ध को निरंजना नदी किनारे हुआ था और महावीर को ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, उनको पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था और इनको साल वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर और बुद्ध से जुड़े ही जितने भी तथ्य हैं। कैवल्य प्राप्त होने के बाद केवलिन जिन अहर्त एवं निर्ग्रंथ कहलाए। ये जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गया तो ये सब नाम उन्हें से वो फेमस हुए। तो देखिए, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, केवलिन या जिन जिन का मतलब होता है विजेता, और अहर्त का मतलब होता है योग्य। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। अब है जैन धर्म के त्रिरत्न, जैसे बुद्ध धर्म में था वैसे ही जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे दिया गया है पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और असत्य और ब्रह्मचर्य। महावीर ने पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य दिया, ध्यान रखिएगा। जो एक दो तीन चार पांच जो है उसमें से चार पार्श्वनाथ हुए, देखिए चार जो है वो पार्श्वनाथ जी जो कि 23वें तीर्थंकर थे, और आखिरी में ये जो ब्रह्मचर्य दिया गया वो महावीर जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है आपका स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ध्यान दीजिए इस पे, स्यादवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे मगध, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। तो देखिए, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था, बृहद्रथ वंश था। जरासंध इसी वंश का शासक था, तो ध्यान रखिएगा। पहले के काफी कृष्णा और ये अन्य टीवी शो में आप लोग देखे होंगे, जरासंध का नाम सुने होंगे। तो ये किस वंश से था, तो बृहद्रथ वंश से था, ध्यान रखिएगा। अब इसका विवरण कहाँ से मिलता है, तो महाभारत, देखिए महाभारत आप देखेंगे उसमें भी दिखाया होगा। अब देखिए, अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश कौन सा था, हर्यक वंश, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी, देखिए अब किस तरह से उसने इसका विस्तार किया, उसका देखिए एक तरह से जो हम लोग अभी इंटरनेशनल आईआर पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, उस समय भी इस तरह के कार्य होते थे। किस तरह से कहीं पे कूटनीति, कहीं पे देखिए आगे पता चल जाएगा आपको। कौशल की राजकुमारी कौशला देवी प्रसेनजीत की बहन से विवाह कर काशी दहेज में प्राप्त किया, देखिए तो पूरा एक एरिया ही दहेज में मिल गया। और इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर, देखिए कुछ दहेज में मिल गया, कुछ उन विजित कर मतलब जीत हासिल कर लिया उस राज्य पे, मगध में मिला लिया। और उसका अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण, देखिए तो फ्रेंडशिप, किसी से फ्रेंडशिप के तौर पे भी रिलेशन थे। तो देखिए किसके साथ था, तो चंड प्रघोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। कालांतर में प्रघोत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा। और बिंबिसार महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन है। बिंबिसार किसके अनुयायी थे, तो महात्मा बुद्ध के थे, ध्यान रखिएगा इसको।
अब है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर, तो देखिए बिंबिसार का हत्या उसके पुत्र ने ही कर दिया। तो कौन था पुत्र, तो ध्यान रखिएगा अजातशत्रु। और फिर वो मगध का, अजातशत्रु मगध का शासक बन गया। टाइम पीरियड आप चाहे तो देख सकते हैं। फिर है आपका अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजित ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि, फिर बाद में क्या होता है, युद्ध भी हुआ और बाद में संधि भी हो जाती है। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वाजीरा से विवाह होता है और वह काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा इसको, काशी वापस पुनः मगध में आ जाता है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की मदद से वज्जी संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। उसके ही शासन काल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु, तो ध्यान रखिएगा किसके शासन काल में, तो अजात शत्रु के शासन काल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और 483 ईसा पूर्व इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति भी इसी के काल में होता है अजातशत्रु, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक बना। तो देखिए अजातशत्रु के बाद फिर क्या हुआ, उसका पुत्र उदयन। तो देखिए बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। और अपने राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया गया नया नगर स्थानांतरित की। तो उदयन देखिए, राजगिरी से राजधानी पटना यानी कि पाटलिपुत्र कौन ट्रांसफर किया था, तो उदयन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। उदयन के तीन पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमशः अल्पकाल तक शासन किया। फिर क्या होता है, उसके बाद शिशुनाग वंश का एंट्री होता है। तो यहाँ देख लीजिए कौन था शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। ध्यान रखिएगा। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। तो देखिए शिशुनाग वंश ने क्या किया, अवंती को जीता, कौशल को जीता और वत्स को जीता, और इस तरह से उस सबको मगध में मिला लिया। और उसके पश्चात उसका पुत्र, अब देखिए किसका पुत्र, तो शिशुनाग का काल अशोक, जिसको काकवर्ण भी बोलते हैं, शासक बन जाता है। और इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संघ थी। ध्यान रखिएगा, पहला अजातशत्रु के समय, दूसरा काल अशोक के समय बौद्ध संघ थी, जो कि 383 ईसा पूर्व में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको, टेबलर फॉर्म में जो दिया गया था, आयोजित हुई। और जिसमें अस्थावीर और महासांधिक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो देखिए पहला में ध्यान रखिएगा सूत पिटक, विनय पिटक, दूसरा में स्थावीर और महासंघिक, और फिर तीसरा में अभिधम पिटक, और चौथा में क्या हुआ था, ध्यान है आप लोग को कि भूलते जा रहे हैं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बताइए चौथा में क्या हुआ था। नेक्स्ट नंदी वर्धन या महानंदित शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दो ही राजा थे महान, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई। कब, 344 से 321 ईसा पूर्व में। पुराणों में सर्व छत्रांतरक, ध्यान रखिएगा इसको, कहा गया है किसे, तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद को। उसे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा जाता है। ये तीनों शब्द ध्यान में रखिएगा, एक छत्र, सर्व छत्रांतक और एक राट। उसे शूद्र एवं दासी पुत्र भी बताया गया। तो ये जो था आपका महापद्मनंद को शूद्र पुत्र शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया है। उसे इक्ष्वाकु, पांचाल, कुरु, है, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अस्मक, होत्र राज्यों का शासक बताया गया है। इसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी के पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक धननंद था और उसी के समय यूनानियों यानी कि सिकंदर का आक्रमण हुआ। ध्यान रखिए इस बात को, सिकंदर का आक्रमण कब हुआ, तो धनानंद या धननंद के समय।
मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मौर्य वंश। पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रैबो, जस्टिन और चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंडकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की। नेक्स्ट है आपका जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया। और फिर है 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया, यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी के पार करके सिकंदर झेलम, ध्यान रखिएगा, झेलम के तट पर आ जाता है। यहीं उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे वित्सता या हाइडेप्सिस का युद्ध कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपका ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। ब्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती है और उस समय नंद वंश का शासक धननंद था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। अब है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो देख लेते हैं इससे जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धननंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बना। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेलुकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध सेलुकस निकेटर से हुआ था, ना कि सिकंदर से। युद्ध प्रांत हुई संधि से चंद्रगुप्त का एरिया का, काबुल, अरकोशिया, कंधार और जेट्रोसिया, मकरान तथा पेरी मेमिसदाई जो कि हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, बहुत बार पूछा गया है। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि, देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त इसका पुत्र बिंदुसार, तो ये बिंदुसार का पुत्र था। तो बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। क्या करता है, सत्ता को सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, इंपॉर्टेंट है, जो कि कर्नाटक में है, वहां चला गया और वहीं से चले गए और वहां से संलेखना उपवास, मतलब एक विधि होती है संलेखना, उससे अपना प्राण त्याग दिया। तो और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो थे जैन फॉलोअर थे, ये जैन जैन लोग का काफी फेमस एक तरह से तीर्थ स्थान बोल सकते हैं, रिलीजियस प्लेस है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका बिंदुसार। इसे अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि कहा गया है। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनियस मौर्य दरबार में आए थे। बिंदुसार आजीवन अनुयायी था। नेक्स्ट है आपका अशोक। हाथन पर बैठने के बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक से पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग विजय। तो देखिए राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में क्या होता है, कलिंग विजय होता है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिंहली अनुश्रुति से यह पता चलता है कि निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगली पुत्र इसका शिष्य बना। और इससे पूर्व अशोक शैव था, ध्यान रखिएगा, पहले वो शैव था, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेता है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की, ध्यान रखिएगा। 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय और 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे उल्विक यानी कर मुक्त घोषित किया तथा भाग एक कर को घटाकर 1/8 कर दिया। अब नेक्स्ट है आपका इसमें अशोक के अभिलेख। ध्यान से देखिएगा, काफी सारे अभिलेख हैं इनका, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है।
तो अशोक के अभिलेखों में शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है के अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। ध्यान रखिएगा, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख शेरकुना से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा आपको कौन सा जगह से किस लिपि में है। तो तक्षशिला वाला ध्यान रखिएगा, ये कौन सा है, अरामाइक में है, और शहबाजगढ़ी वाला और मानसेरा वाला खरोष्टी में है। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। तो देखिए अशोक के बृहद शिलालेख, धौली यह उड़ीसा के पुरी में है, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान पेशावर में है, मानसेरा ये भी पाकिस्तान के हजारा जिले में है, कालसी यह वर्तमान उत्तराखंड देहरादून में है, जौगढ़ यह उड़ीसा के जौगढ़ में है, सोपारा यह महाराष्ट्र के थाने जिले में है, एरागुडी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, फिर है गिरनार यह गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास स्थित है। अशोक के लघु शिलालेख, अब लघु शिलालेख देख लेते हैं। ब्रह्मगिरी यह मैसूर के चित्रदुर्ग में स्थित है, सिद्धपुर यह ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है, जंतिंग रामेश्वर यह ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है, अरौरा यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, सारोमारो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है, नेतुर यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है, रूपनाथ यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, गुर्जरा यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, भामरू यह राजस्थान को, इसको ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, मास्की यह भी इंपॉर्टेंट है, रायचूर जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा और अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा और 13वां शिलालेख से पता चलता है कि उसने कहाँ कहाँ दूत भिजवाया था। नेक्स्ट है आपका दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल पांड्य सतीपुत्र सत्यपुत्र केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी बताए गए। अब है अशोक के लघु स्तंभ लेख। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजकीय घोषणाएं जो स्टेट ऑर्डर एक तरह से जो रहता है, एक तरह से गजट जो बोलिए, वो इन स्तंभों पर उत्कीर्ण है और इसे लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न स्थानों पर स्थित है, तो देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है सांची, यहाँ पे है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, रुम्नदेई नेपाल के तराई में है, कौशाम्बी प्रयागराज में, और निगली नेपाल के तराई में, और वैशाली सिंह शीर्ष केवल शेर लेख रहित बिहार में स्थित है। अब है अशोक के गुहा लेख। तो देखिए, दक्षिण भारत के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। गुहा मतलब कि एक तरह से माउंटेन के अंदर गुफा जिसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये आपका बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण किया गया है। इन सभी की भाषा प्राकृत है, ध्यान रखिएगा, तथा लिपि ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। ध्यान रखिएगा, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्टी है। यह लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास से शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ध्यान रखिएगा, स्तंभ लेख टोटल कितने हैं? 7, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम है, तो देखिए, पहला है कौशाम्बी स्तंभ लेख, इलाहाबाद में अकबर द्वारा लाया गया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख
स्टार्टिंग में कहाँ था ये, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया और इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट है आपका लौरिया अरराज तथा लौरिया नंदनगढ़, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। तो ये अपना बिहार में है लौरिया अरराज तथा लौरिया नंदनगढ़, और ये दोनों कहाँ है, तो चंपारण जिले में, इसको ध्यान में रखिएगा। और मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ, आप बताइए कि कौन ईस्ट चंपारण में है, ईस्ट चंपारण में है और कौन वेस्ट चंपारण में है। ये जो दोनों है लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़, या इसके अलावा भी कोई है तो आप थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। रामपुरवा स्तंभ लेख, ये भी चंपारण बिहार राज्य में, तो कौन सा चंपारण में है एट प्रेजेंट, ये ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण कौन, आप ये तीनों को बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। तो इस विभाजन को क्या बोलते हैं, चक्र कहा जाता है। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो प्राची, इसका राजधानी पाटलिपुत्र। उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी। और कलिंग, इसकी राजधानी तोसली। प्रांतों यानी चक्रों का प्रशासन देखिए किसके द्वारा देखा जाता था, उसका बोलते थे कुमार मात्य, कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। फिर है आपका प्रांत, मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त है। प्रांत किसमें विभक्त है, मंडल में, और मंडल फिर जिलों में विभक्त है, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। तो देखिए जिलों का प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक स्थानिक था। प्रशासनिक अधिकारी को क्या बोलते थे, स्थानिक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। गोप 10 गांवों का प्रशासक था, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका नगर प्रशासन। मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। कौन कौन सा, तो देखिए प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति जनगणना, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था व निरीक्षण, और षष्टम समिति बिक्री कर व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई यानी कि जिलाधिकारी और एंटीनोमोई यानी कि नगर आयुक्त। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी जो सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना तथा नौ सेना की व्यवस्था थी। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजय सैनिक थे। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट। अब अशोक के बाद देखिए मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अप्रोक्स डेट है ये, ध्यान रखिएगा। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। अब उसके बाद यहाँ पे है आपका अशोक के उत्तराधिकारी, ध्यान दीजिएगा। तो अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता रहा जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी पे कुणाल और पूर्वी पे संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया। पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। फिर है आपका अंतिम मौर्य सम्राट
बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी और इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा। अब है आपका नेक्स्ट शुंग वंश। मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक बना। उसकी उपाधि सेनानी थी। उसने यवन आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके पुरोहित पतंजलि थे और उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। और इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की। तो ये ऐसे ऑप्शन ये पूछा गया प्रश्न कि मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा कालिदास की रचना है। फिर है आपका नेक्स्ट देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है आपका कन्न वंश। तो देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने उसकी हत्या कर कन्न वंश की नींव डाली। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। उसके बाद है आपका कुषाण वंश। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले लिया। कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर, ध्यान रखिएगा, का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। ये जो लैब में देखेंगे इस टाइप का, जिसमें टाइट्रेशन का प्रैक्टिस या बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, उस बीकर का आविष्कार कौन? नागार्जुन ने किया था। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। अब देखिए, उसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट है गुप्त वंश, ध्यान दीजिएगा इस पे, यहाँ से प्रश्न श्योर शॉट आपका मिलेगा। तो देखिए, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विल्सन स्तंभ लेख तथा स्कंदगुप्त का भित्रीय स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षतः इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज की थी। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। तो ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज का उपाधि धारण की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और अपने राज्याभिषेक के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्य में शामिल थे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। अभिलेखों और सिक्कों पर इसे पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वराजोच्छता आदि उपाधियां प्रदान की गई है। इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन, इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। देखिए, उत्तरापथ में 9 राजाओं को और दक्षिणापथ में 12 राजाओं को उस पर मतलब विजय प्राप्त हुई। दक्षिणापथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया और उसकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्रहिक एवं राजकवि हरिसेन ने लिखा है। नेक्स्ट है आपका रामगुप्त। इसकी ऐतिहासिक संदिग्ध है, इसके बारे में कुछ है नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है। इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि नामों उपाधियों से जाना जाता है। इसने ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से विवाह किया था। दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बाहलिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीनी यात्री फायान ने इसके समय ही भारत की यात्रा की थी। वह लगभग 14 वर्ष भारत में रहा, ध्यान रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न विराजते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर घटर सॉरी
खटकरपर, बराहमिहिर, बरूची जैसे विद्वान शामिल थे। नेक्स्ट है आपका कुमारगुप्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। मदसौर अभिलेख, वत्स भट्टी रचित प्रशस्ति जो है उससे कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी काल में हुई थी। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। नेक्स्ट है आपका, हाँ तो अब देखिए यहाँ पे, और उसने सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित जो था उसका पुनर्द्वार किया था। कहौम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शक्रादित्य थी। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। नेक्स्ट है आपका गुप्त काल का उत्तरार्ध। गुप्त काल के बाद क्या स्थिति थी देख लीजिए। चीनी यात्री सुंग यून ने 1515 ईस्वी में भारत की यात्रा की। हेनसांग से 645 ईस्वी तक 16 वर्ष भारत में रहा। हेनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालदित ने मृगकुल हुन को पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालदित्य, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया और विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जिसने मगध पर शासन किया। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। अब उसके बाद जो आता है वो आता है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, ध्यान रखिएगा, गोपाल को माना जाता है। अब बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल के ने उदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। यह महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट है धर्मपाल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इस पे। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बिठाया। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। विक्रमशिला महाविहार और विद्यालय भागलपुर जिले में शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में अंतिचक गांव में है, ध्यान रखिएगा इसको। सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर गांव में है, का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, ध्यान रखिएगा। सोमपुरा महाविहार कहाँ है, तो ये इंडिया में नहीं बल्कि वर्तमान बांग्लादेश में है, और इसका निर्माण भी धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापथ स्वामी कहा है। अब नेक्स्ट है आपका, इसमें कुछ और बचा है, थोड़ा देख लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है। देवपाल है, इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसने जावा सुमात्रा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किए, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है आपका महिपाल प्रथम, इससे पाल वंश की पूर्ण स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अतीश दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा। फिर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है रामपाल। रामपाल कौन था, तो रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है और इसी के समय कैवर्त विद्रोह हुआ था, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका लास्ट कर्नाट वंश। इस वंश का संस्थापक नान्यदेव था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। इसके बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र नरसिंहदेव शासक बना। नरसिंहदेव के समय ही बख्तियार खिलजी, इंपॉर्टेंट है, ने बिहार पर आक्रमण किया तथा नालंदा विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि जो जिस समय बख्तियार खिलजी हमला करता है उस समय इसका शासक कौन था, तो नरसिंह देव था, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस रिवीजन सीरीज में जो प्राचीन इतिहास था, प्राचीन इतिहास से जितने भी इम्पोर्टेंट
तथ्य थे हम लोग उसको कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छे से आप रिवीजन कर पा रहे होंगे। बहुत सारे इसमें जो आपको फैक्ट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो आपको बिल्कुल याद होगा। नहीं याद है तो आप 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि ये जो सीरीज है कम समय में काफ़ी कुछ आपको कवर कर देगा। तो चलिए, इस सेशन में इतना ही। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे मिडेवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास को लेकर आएंगे, उसमें जुड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और लगता है कि ये काम का है तो आप बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। चलिए, इस सेशन से आप लोग जुड़े। आप सभी का धन्यवाद।